और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। आप सबको स्मरण होगा गुजरात के चुनाव से पहले जब वो अंबाजी में बने कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर अंबाजी जाना उनका कार्यक्रम था, और उस दिन क्योंकि उनका वापसी का हेलीकॉप्टर से उड़ान का स्थान आबू रोड में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम निश्चित किया था। लेकिन समय से कुछ विलंब हो जाने के चलते रात को 10 बजे बाद जब वो वहां पहुंचे तो नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूं और 10 बजे बाद माइक का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आप सबको स्मरण होगा दंडवत प्रणाम करके और सबसे आबू रोड और सिरोही की जनता से माफी मांगी थी कि मैं शीघ्र ही आज की इस कमी की पूर्ति के लिए आप सब लोगों के बीच में आऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राजस्थान के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हमें मिला है। उसके साथ साथ में नाथद्वारा में दर्शन और उस क्षेत्र में हुई अनेक सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा। जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास को लेकर है, आबू रोड में होने वाले उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, सबसे खास बात ये कि फिर से गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया, आपको तो नियमित तौर पे करते। देखिए, कल जो उन्होंने बयान दिया था, मुझे लगता है माननीय अरुण जी ने उसके ऊपर विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा होगा। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दें, और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि एआईसीसी से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। माननीय अरुण जी ने आपके सामने, ये अधिवक्ता है, इन्होंने आपके सामने विस्तार से कानूनी स्तर पर राय की कानूनी आधार पर भी आप सबको इस विषय के बारे में अवगत कराया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अनुरूप पहला तो लेने वाला दोषी है, तो आपने उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की। दूसरा, यदि जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास में एविडेंस है, राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों होने के नाते यह आपकी नैतिक और वैधानिक दोनों जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे संज्ञान में आए विषय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपने उस पर कोई कार्रवाई साशय नहीं की है, सह आशय अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसका मतलब आप भी उसमें लिप्त हैं। और जो कानून की धारा आईपीसी की 120 बी 112 में भी 120 तो अबेटमेंट एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी, इन दोनों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है। और प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में वोटिंग होनी है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप आ रहे हैं। इससे हास्यास्पद और कोई विषय हो सकता है क्या? तो मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि अगर उन्हें पहले से मालूम है कि विधायकों के पास पैसा है, अमित शाह ने जो दिया है, तो फिर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक का रुख करते हैं, जहां पर 10 मई को पोलिंग होनी है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तमाम पार्टी के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज कांग्रेस की 62 प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेंगलुरु पहुंची, विजयनगर में रोड शो किया। कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, महंगाई बढ़ रही है तो सरकार का कर्तव्य है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है वहां महंगाई का ज्यादा बोझ उठा रहा है, उसके लिए उन्हें राहत दी जाए, यानी कि आम जनता को राहत दी जाए।
तमाम पार्टियों ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम प्रचार बंद होने वाला है। कर्नाटक से जुड़ी हर बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहुंचा ही रहे हैं। बहरहाल खबरों में रुक करते हुए अब बात शाइस्ता की करते हैं। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता इस वक्त फरार चल रही है और शाइस्ता की तलाश लगातार यूपी एसटीएफ कर रही है। उससे जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक की हत्या के बाद वो प्रयागराज आई थी और अतीक का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती थी। अतीक के मर्डर के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता। आखिरी बार देखना चाहती थी पति का चेहरा। पुलिस की सख्ती से शाइस्ता का प्लान हुआ फेल। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर मिलने के बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसका दीदार करना चाहती थी। उसे कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी था और दोनों कसारी मसारी के उस कब्रिस्तान तक पहुंचना चाहते थे जहां अतीक और अशरफ को दफनाया गया। इसके लिए शाइस्ता 16 अप्रैल को ही प्रयागराज आ गई थी और खुलदाबाद इलाके में किसी करीबी के घर पर रुकी थी और बुरके में कब्रिस्तान पहुंची महिलाओं की आड़ में अतीक के शव के करीब तक पहुंचने की उसकी प्लानिंग थी और इसके लिए शाइस्ता प्रयागराज में ही रुकी हुई थी। लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं हुई और सभी को यही लगता रहा कि शाइस्ता प्रयागराज नहीं पहुंची। पुश्तैनी कब्रिस्तान है और यहीं पर शाइस्ता आना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे उसको देखते हुए लास्ट मोमेंट में शाइस्ता को अपना प्लान बदलना पड़ा और शाइस्ता यहां पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन पुलिस को भी आशंका थी कि शाइस्ता आ सकती थी, इसलिए महिला पुलिस कर्मियों को बुरके में भी तैनात किया गया था और भारी पुलिस फोर्स के साथ ही जनाजे में आने जाने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही थी, जिसकी वजह से शाइस्ता का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 17 अप्रैल को साबिर के साथ शाइस्ता प्रयागराज से फरार हो गई। शाइस्ता से जुड़ी ये सारी जानकारी एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ से सामने आई। 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन के पिता जफरुल्लाह के घर पर रुकी थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल के शूट आउट वाले दिन आतिन जफर ने ही असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल पुलिस आतिन से पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों की जांच में जुट गई है ताकि पूरे मामले का सच सबके सामने लाया जा सके। और अब रुक करेंगे नक्सल प्रभावित सुकमा का, जहां पर दंतेशपुर इलाके में डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली एसओएस कमांडर मड़कम एरा और साथ ही 3 लाख की इनामी एरा की पत्नी पोड़ियाम भीमे के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में आईईडी भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों को लीड मिली थी कि ये नक्सली अरनपुर जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे किस तरह से देखा जाए नक्सली विरोधी अभियान की दिशा में, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश चांडक। और टिल्लू हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज देखिए लगातार सामने आ रहे हैं और जो अब कई राज भी खोल रहे हैं, कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ जेल में उस सुबह क्या हुआ? टिल्लू हत्याकांड की साजिश कैसे